आज मैं ट्रेन ड्रीम्स नाम की मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वो आपके दिल को छू लेगी। आज के टाइम पर हर इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना बिजी हो चुका है कि एक दिन जब वो ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे पहुँचता है तो उसकी पूरी लाइफ जैसे उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ रॉबर्ट के साथ हो रहा है। रॉबर्ट आज 80 साल का हो चुका है और अपनी ज़िंदगी के बारे में हमें खुद बता रहा है। आज हम पूरी कहानी उसी के नरेशन में सुनेंगे। और हाँ, कहानी के एंड में आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज भी है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन टनल से। उसी टनल के पास वाले जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे होते हैं और उन्हीं में से एक है रॉबर्ट। रॉबर्ट इदाहो का रहने वाला होता है, लेकिन उसे कभी ये नहीं पता चलता कि उसके पेरेंट्स कौन थे। वो बचपन से ही अकेला था। सिर्फ 6 साल की उम्र में जो लोग उसकी देखभाल कर रहे होते थे वो उसे ट्रेन में बिठा देते हैं और उसके पास बस एक जगह का नाम लिख देते हैं, इदाहो का फ्राई सिटी। वहां पहुंचकर रॉबर्ट अनजान लोगों के साथ रहने लगता है। किसी ने उसे कभी ये नहीं बताया कि वो अपने पेरेंट्स से कैसे अलग हुआ, और ना ही उसने कभी पूछने की कोशिश की। पेट पालने के लिए रॉबर्ट एक चाइनीज फैमिली के शॉप पर काम करने लगता है, लेकिन उस वक्त शहरों में अक्सर ऐसा होता था कि लोग चाइनीज फैमिलीज को पकड़कर अमेरिका से बाहर निकाल देते थे। उसके बाद रॉबर्ट एक बूढ़े आदमी के साथ रहने लगता है, लेकिन एक दिन वो बूढ़ा भी एक अनजाने सिचुएशन में किसी जानवर के अटैक की वजह से मर जाता है। इसके बाद रॉबर्ट स्कूल जाना भी छोड़ देता है और बस काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहता है। इसी भाग दौड़ में उसे पता ही नहीं चलता कि वो कब बच्चे से बड़ा हो गया। वो धीरे धीरे ज्यादा चुप रहने लगता है और चर्च जाना शुरू कर देता है। चर्च में ही उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम होता है ग्लैडिस। ग्लैडिस रॉबर्ट को पहली बार देखकर क्यूरियोसिटी से पूछती है, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? रॉबर्ट थोड़ा शर्मा कर उससे बात करता है। इसके बाद रॉबर्ट को चर्च जाना और भी अच्छा लगने लगता है, शायद ग्लैडिस को देखने के लिए ही सही। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो लोग शादी करने का डिसाइड करते हैं। शादी के बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो नदी के किनारे एक छोटी सी जमीन लेंगे और वहां अपनी लकड़ी का घर बनाएंगे। खिड़कियां हो कहाँ होंगी, दरवाजे कहाँ लगेंगे, सब कुछ पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है, जैसे रॉबर्ट अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हो। उन दिनों शहर में काम मिलना मुश्किल होता है, इसलिए रॉबर्ट को काम करने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है। और अब ग्लैडिस प्रेग्नेंट भी होती है, इसलिए रॉबर्ट को कमाना जरूरी हो जाता है। उसके बाद काम करने वाले लोग अलग अलग उसके साथ काम करने वाले लोग अलग अलग जगहों से आते हैं। कोई चाइना से, कोई किसी और कंट्री से। अनजान होते हुए भी सब एक साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं और हाँ, और हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। कुछ टाइम बाद उन सबको रेल रोड ब्रिज बनाने का काम मिलता है। काम बहुत थका देने वाला होता है, लेकिन पेट पालने के लिए रॉबर्ट ये भी करता है। एक दिन काम के दौरान कुछ अनजान लोग आते हैं और चाइना से आए हुए एक आदमी को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। रॉबर्ट उन्हें रोकने की कोशिश करता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो लोग चाइनीज आदमी को ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। कुछ महीनों बाद रेल रोड ब्रिज पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। गवर्नमेंट का एक आदमी आता है इंस्पेक्शन के लिए और एक खाली इंजन को पटरी पर चलाकर टेस्ट करता है। ब्रिज स्ट्रांग होता है। सब लोग खुश होते हैं क्योंकि अब इस ब्रिज के जरिए मीलों का सफर सिर्फ घंटों में तय हो जाएगा। रॉबर्ट सोचता है कि यहाँ से सदियों तक लोग ट्रेन में बैठकर ट्रैवल करेंगे, लेकिन कोई भी कभी उस चाइनीस आदमी को याद नहीं करेगा जिसने यही अपनी जान खो दी थी। और कई सालों बाद इस जगह पर एक स्टील का ब्रिज बना दिया जाएगा और धीरे धीरे ये जगह भी भुला दी जाएगी। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि यहाँ कभी लकड़ी के ब्रिज भी हुआ करता था या नहीं। इसके बाद रॉबर्ट को हर वक्त वो मरा हुआ चाइनीस आदमी दिखने लगता है, जैसे वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा हो। कई महीनों बाद जब रॉबर्ट घर वापस आता है तो ग्लैडिस उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है। रॉबर्ट अपनी बेटी को देखता है, इमोशनल हो जाता है और जो भी पैसे उसने कमाए होते हैं वो ग्लैडिस के हाथ में रख देता है। साथ ही वो शहर से महंगी विस्की भी लाया होता है।
रॉबर्ट पूरी शांति के साथ ग्लैडिस के साथ बाहर वॉक करता है। डिनर बनाते वक्त अपने काम के साथियों के किस्से सुनाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि कम से कम जिंदगी में उसके पास एक फैमिली तो है। दोनों फिर से पुराने दिनों की तरह नदी के किनारे टाइम स्पेंड करते हैं। फिशिंग भी अब आसान हो गई थी क्योंकि ग्लैडिस ने रिसेंटली एक फिश ट्रैप बना लिया था। लेकिन रॉबर्ट की नींद धीरे धीरे कम होते जा रही थी। सपनों में उसे बार बार अपना वही चाइनीज दोस्त दिखाई देने लगता है। रॉबर्ट ग्लैडिस के साथ शहर जाता है और अपनी बेटी के बचपन को याद रखने के लिए एक फैमिली फोटो खिंचवाता है। जिंदगी का पहिया फिर से घूमने लगता है और लकड़ी काटने का सीजन दोबारा आ जाता है। इस बार रॉबर्ट के साथ काम करने वाले लोग और भी ज्यादा अनजान होते हैं, जिनका कोई घर बार नहीं होता। रॉबर्ट ऐसे लोगों की हमेशा बहुत इज्जत करता है। उनमें से कुछ आदमी तो ऐसे होते हैं जो 2-2 महीने बिना बोले काम करते रहते हैं, न बातों में हिस्सा लेते हैं और न ही किसी से बात करते हैं। उनमें से एक था हैंक, जो एक ट्री ट्रंक के अंदर ही अपना घर बनाकर रहता था। एक और आदमी था फ्रैंक, जो हर वक्त बाइबल का ज्ञान देता रहता था, जैसे बाइबल लिखते ही सबसे पहले उसने ही पढ़ लिया हो। एक दिन अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आता है और किसी सैम नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। ये सुनते ही फ्रैंक भागने लगता है और वो आदमी उस पर शूट कर देता है। तो पता चलता है कि बाइबल का ज्ञान देने वाला फ्रैंक का असली नाम सैम ही था। वो आदमी सबसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। उन सबसे एक कमाल का आदमी था आर्नी। वो कहाँ से आया था किसी को नहीं पता। वो हमेशा हैवी काम से बचकर थोड़ा इजी काम करता था, लेकिन जान का रिस्क वहां भी होता ही था। बुढ़ा होने के चलते आर्नी काफी बदबोला हो चुका था। सबको काम करते देख बस बड़ी बड़ी बातें करता। तुम सब जितना काम मैं अपनी जवानी में अकेला ही कर लेता था। बारिश भी उसका मुंह बंद नहीं करवा पाती, क्योंकि उसके हिसाब से वो बारिश में भी 23 घंटे काम किया करता था। हद तो तब हो जाती है जब वो कहता है कि उसने 60 डिग्री की गर्मी में भी काम किया है। सोते वक्त वो एक बेसुरा गाना गाता रहता है। सब लोग उसे चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रॉबर्ट को उसका माउथ इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है। जैसे ही एक जगह का काम खत्म होता, सबको दूसरी जगह पेड़ काटने के लिए भेज दिया जाता। काम इतना ज्यादा होता कि लगता है जंगल का पूरा हिस्सा ही साफ कर दिया गया हो। रॉबर्ट मानता था कि एक अच्छा वुड कटर हमेशा जानता है कि पेड़ किस तरफ गिरेगा, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता। एक दिन पेड़ गलत डायरेक्शन में गिरता है और रॉबर्ट के 3 साथी अपना जान गंवा देते हैं। बुढ़े हारने का कहने पर उन तीनों के जूते को पेड़ पर लटका दिया जाता है, ताकि उनकी यादें हमेशा जंगल में रह जाए। ये सब देखकर रॉबर्ट को लगता है एक दिन वो भी इसी तरह काम करते करते मर जाएगा, लेकिन आज नहीं। सीजन खत्म होता है और रॉबर्ट फिर से घर वापस आता है। अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी। फैमिली के साथ रहकर उसे सुकून मिलता है। वो बेटी के साथ खेलता, उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता, लेकिन दिल के अंदर थोड़ा दुख भी रहता है, क्योंकि वो अपनी बेटी को बड़े होते हुए सिर्फ कभी कभी ही देख पाता है। इस बार ग्लैडिस शिकार करने भी सीख चुकी होती है। डिनर के दौरान वो बोलती है कि वो भी रॉबर्ट के साथ उसके काम पर जाएगी। वो उसके साथियों के कपड़े धोएगी, सबके लिए खाना बनाएगी और थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेगी। इसी बहाने रॉबर्ट अपनी बेटी को रोज देख तो पाएगा, लेकिन रॉबर्ट सख्ती से मना कर देता है। वो अपनी फैमिली को जंगल के हार्श एनवायरनमेंट में नहीं ले जाना चाहता। ग्लैडिस को नाराज देखकर रॉबर्ट घर के आसपास ही काम ढूंढने लगता है। पैसे कम होते हैं, लेकिन मजबूरी भी होती है, इसलिए वो जैक नाम के दुकानदार से छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने लगता है। फाइनेंशियल टेंशन का दुख वो कुछ वक्त के लिए भूल जाता है जब वो अपनी बेटी के साथ खेलता है। ग्लैडिस एक मशवरा देती है कि वो ना किश्तों पर जमीन लेकर फार्मिंग शुरू कर दिया जाए और एक छोटी मिल भी बना ली जाए। इसी तरह रॉबर्ट को काम के लिए शहर में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आइडिया अच्छा था, लेकिन महंगा भी था। लेकिन ये आइडिया रॉबर्ट को पसंद आ जाता है। वो सोचता है कि आखिरी बार कटाई के सीजन में इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि फिर अपना कोई काम शुरू किया जा सके।
अगली सुबह वो अपनी बेटी और बीवी से विदा लेता है, हाथ में कुल्हाड़ी उठाता है और जाते जाते एक बार मुड़कर अपने घर को देखता है। काम पर पहुंचकर उसे पता चलता है कि अब ठेकेदार और भी ज्यादा कंजूस हो चुके हैं। दिन भर हुक्म चलाते हैं और अगर टाइम पर काम पूरा ना हो तो पैसे भी काट लेते हैं। रात होने पर सब साथी लकड़ियों से आग जलाते हैं और अगले आने वाले कटाई के सीजन के बारे में बातें करते रहते हैं। आर्नी काफी उदास रहता है। वो मानता है कि उन लोगों ने यहाँ जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ काट डाले हैं जो 500 साल पुराने थे। वो कहता है, पैसा कमाने की मजबूरी ना होती तो मैं ये काम कभी ना करता। फिर आर्नी एक ऐसी बात कह देता है जो रॉबर्ट को गहरी सोच में डाल देता है। आर्नी बोलता है, पेड़ों ने हमें वो सब दिया है जिसकी शुक्रिया इंसान कभी अदा नहीं कर पाएगा, और उन्हीं पेड़ों को काट कर इंसान उनसे घोड़ा गाड़ी का पहिया बनाता है और खुद को भगवान समझने लगता है। बात कड़वी थी लेकिन सच थी। बातें करते करते आर्नी बोलता है कि उसने जिंदगी में कई लोगों के साथ काम किया है, लेकिन अगर दोबारा किसी से मिलना चाहेगा तो वो रॉबर्ट होगा, क्योंकि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान है। रॉबर्ट को नहीं पता होता कि आर्नी के साथ ये उसकी आखिरी मुलाकात है। अगली सुबह काम के दौरान एक छोटी सी टूटी हुई डाली आर्नी पर गिर जाती है। चोट इतनी गहरी होती है कि उसका असर उसके दिमाग पर पड़ जाता है। वो धीरे धीरे रॉबर्ट को पहचानना भूल जाता है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। और ऐसे ही 8 दिन के संघर्ष के बाद आर्नी अपनी आखिरी सांस भी लेता है। एक बुढ़ा बोलता है, मैं मानता था जैसे ही तुम पेड़ काटोगे एक दिन पेड़ भी तुम्हारी जान जरूर लेगा, और वैसा ही होता है। लेकिन रॉबर्ट के मन में ये बात बैठ जाती है कि जो टूटी हुई डाली थी वो असल में उसके लिए थी। दिल में निराशा लिए जैसे ही सीजन खत्म होता है, रॉबर्ट ट्रेन में बैठ जाता है और सो जाता है। आँख खुलते ही वो देखता है कि सब लोग ट्रेन के बाहर देख रहे हैं। जिस शहर में रॉबर्ट को जाना था वहाँ के जंगलों में भयानक आग फायर लग चुकी होती है, और रॉबर्ट का घर भी उसी जंगल के अंदर था। स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी होती है, सब शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। रॉबर्ट उस भीड़ में ग्लाइडर को ढूंढता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबरा कर वो सीधा अपने घर की तरफ भागता है। आग का धुआं इतना ज्यादा होता है कि रॉबर्ट जंगल के बीच में ही बेहोश हो जाता है। सुबह जब आग खुलती है तो वो अपना घर देखता है, जो अब सिर्फ राख के ढेर बन चुका था। उसकी बेटी के खिलौने भी उसी राख में पड़े हुए होते हैं। वो कई दिनों तक ग्लाइडस और अपनी बेटी का इंतजार करता है। जब कहीं भी उनका पता नहीं चलता तो वो वापस लौट आता है। जैक से राशन लेता है और अपनी जमीन पर बैठकर उन दोनों का इंतजार करता रहता है, इस इंतजार में कि एक दिन उसकी जान भी जा सकती है। जब एक भालू उसके पास से गुजरता है, लेकिन शायद भगवान की मर्जी थी कि वो भालू उसे देखकर भी अनजान बन जाता है और चला जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और रॉबर्ट आंखों में उम्मीद लिए अब भी इंतजार करते रहता है। अकेलापन इतना गहरा होता है कि वो अपने मरे हुए चाइनीज दोस्त से भी अपनी बीवी और बेटी के खो जाने की जवाब मांगने लगता है, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह जैक उसके पास आता है और शिकार किया हुआ ताज़ा मांस लेकर आता है। रॉबर्ट बोलता है कि वो ये एहसान चुका देगा, लेकिन जैक उसे चुप करवाते हुए अपने साथ शिकार पर ले जाता है ताकि उसका मन हल्का हो सके। शिकार देखकर रॉबर्ट को ग्लाइडस की याद आ जाती है। आंखों में आंसू लिए वो कहता है अब वो वापस नहीं आएंगे। जैक बस खामोशी से उसे देखता रह जाता है। टाइम के साथ रॉबर्ट वहाँ एक छोटा सा वुडन शैक बना लेता है। वो मछली और मशरूम से अपना पेट भरता है और इंतजार करते रहता है। दिल के अंदर एक डर भी होता है, अगर ग्लाइडस और उसकी बेटी आ गए तो वो कहाँ रहेंगे। इसीलिए वो उसी जली हुई जमीन पर फिर से पहले जैसा घर बनाना शुरू कर देता है। शायद कुदरत से उसका अकेलापन देखा नहीं गया, इसलिए बहाने से एक आवारा डॉग उसके पपीज उसके पास भेज दिए जाते हैं। अब घर बनाने के साथ साथ उसके पास खेलने के लिए कोई अपना भी होता है। वो हर दिन पेड़ काटता है, घर का ढांचा तैयार करता है। कभी कभी उसे ग्लाइडस और अपनी बेटी की आवाजें भी सुनाई देती है। वो काम में लगा रहता है। दिन के वक्त जैक अक्सर उसके पास आ जाता है। दोनों बातें करते हैं और सुबह होते ही जैक एक मुसाफिर की तरह अपने रास्ते चला जाता है। रॉबर्ट घर का बाहरी स्ट्रक्चर पूरा कर लेता है। रात के सोते वक्त वो अक्सर
आसमान में मीटियोर्स को गुजरते हुए देखता है। कुछ महीनों में नया कैबिन भी तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ ग्लैडिस और बेटी की आवाज़ें का शोर नहीं था। महीने धीरे धीरे सालों में बदल जाते हैं, लेकिन रॉबर्ट की आंखें आज भी अपनी फैमिली का इंतजार कर रही होती है। अकेलापन बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, इसलिए वो फिर से ट्रेन पकड़कर काम पर लौट आता है। अब ट्रेन लकड़ी के नहीं बल्कि स्टील के ब्रिजेस से गुजरती है। नई मॉडर्न मशीन आ चुकी होती है और नए वुड कटर्स कुल्हाड़ी की जगह इलेक्ट्रिकल वुड सॉ का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। वहाँ के पेड़ जिन पर पुराने वर्कर्स के निशान लगे होते थे, अब उन्हें भी काट दिया जाता है। ये देखकर रॉबर्ट सोचता है कि अब शायद उन मरे हुए लोगों को कोई याद भी नहीं करेगा। जो रॉबर्ट काफी फुर्तीला हुआ करता था, अब धीरे धीरे स्लो हो चुका होता है। वो हर वक्त थका थका सा रहता है, जैसे जिंदगी उसे बुढ़ापे की तरफ ले जा रही हो। डिनर के वक्त एक बुढ़ा आदमी उसके पास आता है। उसका नाम होता है बिली। रॉबर्ट उसे पहचान लेता है, लेकिन काफी याद दिलाने के बाद बिली को भी सब याद आता है। बिली अपनी जवानी में रॉबर्ट और उसके साथियों के साथ काम कर चुका होता है। वो मजाक में आर्नी के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि आर्नी मर चुका है। रॉबर्ट भी उसे आर्नी की मौत के बारे में नहीं बताता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बिली को दुख हो। अब दोनों को महसूस होता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। नए लड़के पुराने लोगों को रिप्लेस कर चुके हैं। अब लोग साथ में डिनर नहीं करते, बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में रहते हैं। बिली भी इस बात से सहमत होता है। कुछ वक्त बाद रॉबर्ट भी अब सिर्फ एक और बुढ़ा वुडकटर बन चुका होता है, क्योंकि जिंदगी का यही दस्तूर है कि नए चेहरे हमेशा पुराने लोगों को रिप्लेस कर देते हैं। घर वापस आते वक्त रॉबर्ट नदी में नहाता है और उसके दिल में एक डर होता है, कहीं वक्त के साथ वो अपनी बेटी का चेहरा भी ना भूल जाए। लेकिन अब वापस आते वक्त कोई था जो उसका इंतजार करता था। उसके हाथों में अब पहले जैसे ताकत नहीं रह गई थी, इसलिए वो कम मेहनत वाला काम करने का सोचता है। वो $300 के किराए पर एक घोड़ा गाड़ी ले लेता है, जिसमें वो सामान लाता ले जाता है और कभी कभी लोगों को भी सवारी करवा कर पैसा कमा लेता है। वो खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश करता है, इसलिए लेकिन ग्लाइडिस और उसकी बेटी की आवाज़ें कभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। अगली सुबह वो एक औरत को पिक करता है जिसका नाम क्लैर होता है। क्लैर नई फॉरेस्ट ऑफिसर होती है जो मोंटाना से यहाँ तैनात होकर आई होती है। वो बताती है कि उसने इस जगह के बारे में पहले ही लोगों से सुन रखा है। क्लैर कहती है कि यहाँ 3000 साल पहले बर्फ जमी हुई थी। फिर जब सब बर्फ पिघली तो भयानक बाढ़ आई और सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन कुदरत ने फिर से यहाँ पेड़ पौधे उगा दिए और यही जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है। रॉबर्ट उसकी बातों पर खामोशी से सुनता रहता है। क्लेयर पहले आर्मी में नर्स थी और गवर्नमेंट की तरफ से जंगल में आग लगने से बचाव के काम के लिए यहाँ भेजी गई थी। समय गुजरता जाता है। मौसम की तब्दीली और पुराने भयानक सपनों की वजह से रॉबर्ट ठीक से सो नहीं पाता। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगता है। एक रात उसे सपना आता है। सपने में वो देखता है कि ग्लाइडिस उसके सामने भाग रही होती है। घर में आग लग चुकी होती है। ग्लाइडिस अपनी बेटी को उठाकर जंगल से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा सफर तय नहीं कर पाती। वो अपनी बेटी को अकेला छोड़कर जंगल में ही दम तोड़ देती है। ये देखते ही रॉबर्ट की नींद खुल जाती है। शायद काम के सीजन में बाहर रहने की वजह से वो पहली बार यहाँ बर्फ के मौसम देख रहा होता है। नज़ारा खूबसूरत होता है, लेकिन शिकार करना उतना ही मुश्किल। वक्त फिर आगे बढ़ता है। बर्फ पिघलने के बाद रॉबर्ट क्लेयर से मिलने उसके टावर में जाता है। उसका ऊपर कैबिन में बैठकर दोनों बातें करते हैं और ढलता हुआ सूरज देखते हैं। उस वक्त क्लेयर एक ऐसी बात कह देती है जो रॉबर्ट के पुराने जख्म फिर से ताज़ा कर देती है। वो कहती है, ये जगह देखकर लगता है जैसे पहले यहाँ कभी आग नहीं लगी थी। ग्लैडिस और बेटी के बारे में सुनते ही क्लेयर तुरंत माफी मांगती है। रॉबर्ट कहता है शायद वो चले गए हैं, लेकिन आज भी उनकी आवाज़ें उसके कानों में गूंजती रहती है। इस पर क्लेयर भी अपने मरे हुए पति का किस्सा बताती है। वो कहती है शायद वो भी अपने पति को भूलने के लिए खुद को काम में बिजी रखने के लिए यहाँ आ गई थी। उसी शाम जब रॉबर्ट घर पर होता है, बाहर अचानक शोर होता है। वो लैंटर्न लेकर बाहर निकलता है और देखता है कि एक छोटी सी लड़की बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी हुई है। रॉबर्ट जानता था कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका दिल मान चुका होता है कि ये जरूर उसकी बेटी है।
जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। उसके पैर की हड्डी टूटी हुई थी। रॉबर्ट उसे उठाकर अंदर ले जाता है, चेहरा साफ करता है और टूटी हुई हड्डी वापस अपनी जगह से सेट करता है। बेहोशी में वो दर्द महसूस नहीं कर रही होती। वो उसे सोते हुए देखता रहता है और अपनी बेटी के बचपन के पल याद करते करते खुद भी सो जाता है। सुबह जब पहली रोशनी आती है तब रॉबर्ट की आँख खुलती है। खिड़की खुली होती है और लड़की वहां पर नहीं होती। वो घबरा के बाहर निकलता है और उसे ढूंढने लगता है। काफी कोशिश के बाद भी वो लड़की नहीं मिलती। उसका दिमाग अभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि ये सब सच था या सिर्फ इसकी इमेजिनेशन। ये सोचकर वो और ज्यादा टूट जाता है। अगले एक हफ्ता भी वो अब जंगल में अपनी बेटी की झलक ढूंढता रहता है, लेकिन हाथ सिर्फ निराशा लगती है। वो कई दिनों तक खिड़की के पास बैठकर इंतजार करते रहता है। अकेलापन उसे अंदर से खाने लगता है। इसलिए बुढ़ापे में वो कभी कभी ट्रेन से स्पोकन सिटी चला जाता है। अब भी ट्रेन ऊंची ऊंची स्टील ब्रिजेस पर दौड़ती है। शहर देखकर उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी बहुत पीछे रह गई है और दुनिया बहुत आगे निकल चुकी हो। ऊंची इमारतें, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, हर चीज उसके लिए नई होती है। वहाँ पहली बार वो टीवी देखता है जिसमें वो इंसान को स्पेस में जाते हुए देखता है। थोड़ा आगे जाने पर एक आदमी शोर मचा रहा होता है। पता चलता है कि वो थिएटर के नए शो के लिए बुला रहा है। रॉबर्ट टिकट लेता है और शो देखने के बाद इमोशनल होकर रो पड़ता है। शायद उसे अपनी पूरी जिंदगी अपनी आंखों के सामने दिख रही होती है। कई दशकों बाद वो शीशे में अपना चेहरा देखता है। चेहरे पर झुर्रियाँ आ चुकी होती है। टाइम इतना बदल चुका होता है कि अब $4 में इंसान हवा में उड़ सकता है। रॉबर्ट सोचता है चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। वो एक अजीब सी चीज में बैठता है जिसे एरोप्लेन कहते हैं। दिल में डर होता है, लेकिन ऊपर से जब वो शहर देखता है तो सब कुछ बहुत छोटा लगता है। उसे एहसास होता है कि इस दुनिया में उससे जैसे पता नहीं कितने ही लोग होंगे जिन सबकी अपनी अपनी कहानी होगी। सब अपने सोच के साथ जिंदगी जी रहे होंगे। उसकी पूरी कहानी उसकी आंखों के सामने आ जाती है। उसकी जवानी, उसका प्यार और उसकी बेटी की यादें। वो सब कुछ खामोशी से महसूस करता है और हवा को छूने लगता है। वक्त अपना रुख बदलता है। कुछ सालों बाद नवंबर के महीने में रॉबर्ट की मौत नींद में ही हो जाती है। वो शांति से गहरी नींद सो जाता है। उसकी आखिरी निशानी, उसका घर भी वापस कुदरत के हवाले हो जाता है। वो जिंदगी में चुपचाप आया और शांति से चला गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नाम याद रह जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब ना नाम याद करता है और ना ही किए गए कामों को एहसास। इस कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये एक दिल छू लेने वाली कहानी थी जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप चाहे तो मैं आपकी पसंद की भी मूवी एक्सप्लेन ज़रूर करना चाहूँगी। सो कमेंट बॉक्स में बता देना। जय हिंद।